दोस्तों, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम वो सभी प्रश्न लेकर चले हुए थे जो एचएसएससी ने, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2015 से 2020 तक जितनी भी परीक्षाएं ली थी और उन परीक्षाओं में हरियाणा जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे थे वो प्रश्न सभी हम करवा रहे हैं। हरियाणा जीके की एकदम जहर वीडियो, एकदम अच्छी वीडियो हम आपके सामने बनाकर रख रहे हैं। आपको वीडियो पसंद भी आ रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो साथ के साथ में शेयर करें। यदि आप वीडियो को पूरी देखते हैं तो आपके अंदर ये एक आग लगा देगी, सरकारी नौकरी की आग जला देगी। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, ये सरकारी नौकरी की आग लगा दिया गया। आपके अंदर भी एक सरकारी नौकरी की पाने की चाहत बढ़ जाएगी। यदि वीडियो पूरी देखते हैं तो सरकारी नौकरी पाने की चाहत बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक आग लगा देगी। और इसी प्रकार का हम ये वीडियो बनाएंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। कोई चिंतन का विषय नहीं है, आराम से दिल और दिमाग थाम के बैठे रहिए। काम हमारा है, हम अपना काम करेंगे, आपको समझ में आएगा, ये पूरे हम आश्वासन के साथ में कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। तो शुरुआत करें तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखें। देखिए लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन छूट गया था और उसी क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? उर्दू के देदीप्यमान रतन, उर्दू के, देखिए चलिए, उर्दू के देदीप्यमान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर। उर्दू के मशहूर शायर और मशहूर कवि का जन्म हुआ था पानीपत के अंदर। लेकिन इनका जन्म हुआ कब था? तो आपने याद रखना 1837 में। 1837 में। बस क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है कि उर्दू के देदीप्यमान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहां पर हुआ। यही क्वेश्चन हमारा नहीं था, यही उद्देश्य आपको समझाने का नहीं था। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो उर्दू के मशहूर शायर थे अल्ताफ हुसैन हाली, इनका जन्म होता है 1837 में। और जन्म कहां पर हुआ था? तो आपने याद रखना पानीपत के अंदर और 1837 में। लेकिन इनके गुरु का नाम था मिर्जा गालिब। इनके गुरु का जो नाम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का नेशनल जीके के अंदर एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन क्या बनता है वो देखें। मिर्जा गालिब का नेशनल जीके के अंदर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि उर्दू का एकमात्र उर्दू कवि जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। एकमात्र उर्दू कवि जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, कौन हुआ करते थे? मिर्जा गालिब। किनके गुरु थे? अल्ताफ हुसैन अली। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ था? 1837 में। कहां पर हुआ था? पानीपत में। और पानीपत का महाभारत कालीन नाम क्या है? पानप्रस्थ। पानीपत का जो महाभारत कालीन नाम है भैया वो क्या है? पानप्रस्थ नाम है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद में इसकी डेथ कब हुई थी? 1914 में। इनकी डेथ, जो अल्ताफ हुसैन हाली है, इनकी डेथ कब हुई थी? 1914 में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची थी 1914 में। हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी थी 1914 में। पनामा नहर बनी थी 1914 में। और जो आप कहते हैं ना कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मनी बोरलो को कहा जाता है, उस नॉर्मनी बोरलो का जन्म हुआ था 1914 में। आपने याद रखना है अल्ताफ हुसैन हाली जिसका संबंध पानीपत से है, जिनका जन्म हुआ 1837 में, जिसकी डेथ हुई 1914 में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची 1914 में। हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी 1914 में। और याद रखना है, क्या याद रखना है कि सर छोटूराम को राव बहादुर, ना कि राय बहादुर, सर छोटूराम को राव बहादुर की उपाधि मिली थी 1914 में। और याद रखना है क्या, ये याद रखें कि नॉर्मन बोरलॉग जिसे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, उनका जन्म हुआ था 1914 में और पनामा नहर बनी थी 1914 में। एकदम आग लगा देंगे वीडियो के अंदर, एकदम जहर तरीके से हरियाणा जी के पढ़ाएंगे। कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता अब की बार, देखना कैसे रोकेंगे कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है ना भैया? और एक क्वेश्चन और है, चौधरी देवीलाल का जन्म भी हुआ था 1914 में। चौधरी देवीलाल का जो जन्म है वो भी कब हुआ था? 1914 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां से स्थित है? क्या पूछ रहा है? मांझी साहिब जो गुरुद्वारा है, मांझी साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? ये आपको पता था, कैथल के अंदर है।
तो कैथल हमने जानबूझकर ये क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन वही हो रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आएंगे, प्रश्न हम वही करवा रहे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जो एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2015 से 2020 तक की जो परीक्षाएं हुई है उनके अंदर पूछे गए हैं। हम वही क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। फालतू फंड का कोई क्वेश्चन और फालतू फंड की कोई बात यहां पर नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि औरों की तरह भाई साहब 20 मिनट की क्लास है, 25 मिनट की क्लास है, जिसमें 15 मिनट बातों में निकाल दिया, हंसी मजाक करके निकाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सीरियस पढ़ेंगे, सीरियस पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, और सीरियस ही आपके दिल और दिमाग में बैठाएंगे। मांझी साहिब गुरुद्वारा है, ये कहां पर पड़ता है? कैथल के अंदर पड़ता है, लेकिन कैथल के अंदर ही पड़ता है नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर एक गेट पड़ता है जिसका नाम है डोगरी गेट, या जिसका नाम डोगरा भी आ जाता है कभी कभी। डोगरी गेट के पास में पड़ता है नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल। मांझी साहिब गुरुद्वारा कैथल। मांझी साहिब गुरुद्वारा किसी बुक में आपको 5 जगह भी मिल जाएगा, और किसी बुक में आपको ये मांझी साहिब गुरुद्वारा है ये 3 जगह भी मिल जाएगा। किसी बुक में कितनी जगह मिल जाएगा? 3 जगह, और किसी बुक में आपको कितनी जगह मिल जाएगा? 5 जगह भी मिल जाएगा। नो डाउट, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीजें हम करवा रहे हैं। नीम साहिब गुरुद्वारा डोगरी गेट के पास में पड़ता है कैथल में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का एकमात्र जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो कहां पर पड़ता है? मूंदड़ी के अंदर। और मूंदड़ी कहां पर पड़ता है? कैथल में। हरियाणा का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय मूंदड़ी कैथल के अंदर है, और यह संस्कृत विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो मूंदड़ी कैथल के अंदर है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे भैया, हरियाणा का एकमात्र जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो कहां पर पड़ता है? मूंदड़ी कैथल के अंदर। ये समझने की आप कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। और कैथल का सबसे पुराना कॉलेज राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। कैथल का जो सबसे पुराना कॉलेज है वो राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज है। कैथल का सबसे पुराना कॉलेज राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नए बहुत अच्छे, लगातार बहुत अच्छे जाहिर तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब का फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहां पर होती है? देखिए एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। गुलाब के फूल की जो पैदावार है वो सबसे ज्यादा पूछ रहे कि एशिया में कहां पर होती है। गुलाब तो सभी को पता होगा, नहीं कभी कभी आपने चिल भी किया होगा गुलाब को लेकर, ये नहीं किया होगा भैया, बहुत समझदार लोग हैं आप। नहीं, एक आता है मतलब फरवरी का जो होता है ना, फरवरी में उसमें एक वीक ऐसे ही चलता है, कभी रोज डे कभी वैलेंटाइन डे, इस प्रकार से। तो रोज डे भी आता है तो उसमें गुलाब का थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाती है। तो देखें एशिया में सबसे ज्यादा जो गुलाब की पैदावार होती है वो कहां पर होती है? चंडीगढ़ में। हिंदू देवी चंडी के नाम पर बसाया गया शहर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जिसकी नींव रखी गई थी 1952 में। चंडीगढ़ जिसकी नींव रखी गई 1952 में, और चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। बहुत अच्छा क्लियर है। उसके बाद में चंडीगढ़ के वास्तुकार लिक्का बुर्जियर थे, और लिक्का बुर्जियर कहां से थे? फ्रांस से। राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी के ऊपर है? सीन नदी के ऊपर है। तो ये याद रखिएगा, चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था वो फ्रांस का था, और जिसका नाम था लिक्का बुर्जियर। और चंडीगढ़ जो एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब की पैदावार करता है। लेकिन आपसे ये पूछ लेना क्या कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर होते हैं, तो आप चंडीगढ़ मत बता देना। चंडीगढ़ बताते ही आंसर गलत हो जाएगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब उसी शहर के पास में होते हैं जो शहर चंडीगढ़ के पास में लगता है, हरियाणा का। पंचकुला। हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में गुलाब की पैदावार पंचकुला, और एशिया में और भारत में सबसे ज्यादा गुलाब की पैदावार कहां पर होती है? चंडीगढ़ में। चलिए चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे भाई मेरे प्यारे भैया, समझ में आ रहा होगा। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष 10+2+3 की शिक्षा नीति लागू की गई थी? हरियाणा सरकार ने कौन से वर्ष 10+2+3 की शिक्षा नीति है लागू की गई थी? ये हरियाणा रोडवेज का शायद एक ड्राइवर वगैरह का या कंडक्टर का एग्जाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। हरियाणा में 10+2+3 की नीति कब लागू की गई थी? तो आपने याद रखना 1985-86 के अंदर। 1985-86 के अंदर हरियाणा में 10+2+3 की नीति लागू की गई थी। 1985 के अंदर ही ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल बना था। ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, वो ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल कब बना था? 1985 में। और 1986 की बात करें तो
किंगफिशर पर्यटन स्थल बना था 1986 के अंदर। किंगफिशर पर्यटन स्थल जो अंबाला में पड़ता है 1986 में, और 1985 के अंदर ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, और हरियाणा में 10+2+3 की नीति जो लागू की गई थी 1985 और 86 में। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, क्या आपसे पूछने की वो कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, क्या पूछेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। नहीं, देखें, भारत के विदेश मामले की मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म कहां पर हुआ था। देखिए एक बार बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि जो पूर्व विदेश मंत्री थी, जो अब स्वर्ग सिधार गई है, काफी टाइम हो गया, लगभग 1.5 साल के समथिंग, जो स्वर्ग सिधार गई है सुषमा स्वराज, वो सुषमा स्वराज जिसका जन्म कहां पर हुआ था, यही एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि जो सुषमा स्वराज है उसका जन्म कहां पर हुआ था, तो आप बताएंगे कि जो सुषमा स्वराज है इसका जन्म हुआ था अंबाला कैंट के अंदर। कहां पर हुआ था? अंबाला कैंट के अंदर। लेकिन अंबाला कैंट आपसे पूछ ले कि अंबाला कैंट कब बना था, तो बता देंगे ना? बता देंगे, क्योंकि हमने पहले बताया है कि अंबाला कैंट बना था 1843 के अंदर। भाई साहब इस प्रकार से क्वेश्चन करवाएंगे, आपके दिल और दिमाग से कभी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेंगे। आप नौकरी से रिटायरमेंट आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके माइंड से नहीं हटेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन करवाएंगे, और क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे कि आपके बरोबर में कोई हरियाणा जीके वाला खड़ा नहीं हो पाएगा। देखना, सुषमा स्वराज जो है पूर्व विदेश मंत्री, जिसका जन्म हुआ था अंबाला कैंट के अंदर, और अंबाला कैंट बना था 1843 के अंदर। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की जो प्रथम सीएम थी, प्रथम महिला सीएम कौन थी? सुषमा स्वराज थी। एक इसके लड़की है और इनका पति कौशल स्वराज है, जो हाईकोर्ट के अंदर वकील भी रह चुका है और शायद राज्यपाल भी रह चुका है। राज्यपाल रह चुका है, शायद नहीं, रह ही चुका है, ध्यान रखना। तो सुषमा स्वराज अंबाला कैंट और कब बना था? 1843 के अंदर। क्लियर बच्चे? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन, वो नहीं करवा रहे हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाचंद मायन हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार है। दयाचंद मायन हरियाणा के प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार है, जिनका संबंध कहां से है। देखिए एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दयाचंद मायन या दयाचंद मायना भी आ जाता है। दयाचंद मायन हरियाणा के प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार है। लोक कलाकार, इनका संबंध पूछ रहा है, तो इनका संबंध कहां से पड़ता है? तो आपने याद रखना रोहतक से। दयाचंद मायन जो हरियाणा के प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार है, इनका संबंध कहां से है? रोहतक से। क्लियर है? और रोहतक का सोरी बाजार तो पूरे एशिया में डंका बजता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी जो थोक मार्केट है वो रोहतक की सोरी मार्केट है। पानीपत मत बता देना, लेकिन रोहतक ऑप्शन में ना है ना, तो पानीपत आएगा। एशिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट रोहतक के अंदर पड़ती है, और उस मार्केट का क्या नाम है? सोरी मार्केट। ये बहुत अच्छे तरीके से, सोरी मार्केट वो सोरी नहीं, गलती वाला, ये सोरी मार्केट, ये सोरी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट है भाई, सोरी मार्केट, जो रोहतक की प्रसिद्ध है। उसके बाद में क्वेश्चन ये बताने का उद्देश्य नहीं था दयाचंद मायन कौन है, कहां से है, ये इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम आपसे बताएं कि दयाचंद मायन रोहतक से, नहीं। लेकिन दयाचंद मायन को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है, ये हमारा बताने का उद्देश्य था। हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से किसे जानते हैं? दयाचंद मायन को। यही क्वेश्चन बताने के लिए हमने ऊपर वाली लाइन लिखी। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? दयाचंद मायन को। एक कवि व कलाकार थे, कहां से थे? रोहतक से। रोहतक का सोरी मार्केट पूरे एशिया में डंका बजता है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मार्केट है सोरी मार्केट। चलिए बहुत अच्छे भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? क्या पूछ रहा है? भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब, भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भारतीय प्रबंधन संस्थान ये पूछ रहा है कहां पर पड़ता है, तो आप बता देना रोहतक के अंदर पड़ता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के अंदर पड़ता है, और ये रोहतक के अंदर कब बना था? 2009 के अंदर बना था।
नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब हुआ था? 2009 के अंदर हुआ था। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कब बना था? 2009 के अंदर बना था। हरियाणा की सबसे सुंदर झीलों का जब जिक्र होता है तो उसमें भिंडावास झील का भी जिक्र होता है, और भिंडावास झील जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है वो 2009 के अंदर बना था। याद रखना, 2009 के अंदर ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना था रोहतक के अंदर, और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा भी कब हुआ था? 2009 के अंदर हुआ था। याद रखेंगे, प्यारे बच्चे हैं, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी, नेक्स्ट जो पर्सन है वो अच्छा आने वाला है, इससे भी अच्छा पर्सन आएगा। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां खोला गया? हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये क्या पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर जो प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया था वो कहां खोला गया था? तो सीएमसीटी के अंदर। हरियाणा के अंदर जो प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया वो सीएमसीटी करनाल के अंदर खोला गया था। वर्तमान में सीएमसीटी के नाम से जानते हैं करनाल को। शूज सिटी है करनाल। लिबर्टी शूज फैक्ट्री कहां पर पड़ती है? करनाल के अंदर। लेकिन बाटा शूज फैक्ट्री आपसे पूछ ले तो कि बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और सबसे ज्यादा जो ट्रैक्टर का उत्पादन होता है वो भी फरीदाबाद में होता है। सर्वाधिक मेहंदी का जो निर्यात होता है वो भी कहां से होता है? फरीदाबाद से। और बाबा फरीद या शेख फरीद के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? फरीदाबाद है। बहुत अच्छे, लगातार बने रहिए भैया, लगातार बने रहिए। चलिए बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे वो देखें। ये पूछ रहा है हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कहां पर स्थित है? हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का समझ रहे हैं ना, ऑल इंडिया AIR, ऑल इंडिया रेडियो कहां पर स्थित है? मतलब हरियाणा का जो सबसे पुराना है। देखिए सबसे पुराना कैसे होगा? जो सबसे पहले बनेगा वो सबसे पुराना होगा, जो सबसे अंत में बनेगा वो सबसे नया होगा। भाई ऐसा ही है ना, जैसे आज आपने एक मकान बनाया और उसके 10 साल बाद किसी ने बनाया तो आप वाला पुराना होगा, 10 साल बाद जिसने बनाया वो नया होगा। तो सबसे पहले जो हरियाणा का आकाशवाणी केंद्र बना था वो सबसे पुराना होगा, और जो सबसे बाद में बना है वो सबसे नया होगा। तो हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो आपने याद रखना रोहतक। ये हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक। और रोहतक आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 1976 में। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1976 के अंदर। याद रखना हरियाणा के अंदर आकाशवाणी केंद्रों के पॉइंट की बात करें तो 3 आकाशवाणी केंद्र है, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार। और हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्रों के पॉइंट की बात करें तो दूरदर्शन केंद्र एक है, कौन सा है? तो आपने याद रखना है हिसार। रोहतक आकाशवाणी केंद्र यह हरियाणा का सबसे पहला और सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र 1976 में बना था। हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र जो है वो कौन सा है? तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र। हरियाणा का कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 1991 के अंदर बना था। और तीसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो आपने याद रखना हिसार, जो कब बना था? 1999 के अंदर। ये वही 1999 नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये 1999 के अंदर हिसार तीसरा आकाशवाणी केंद्र बना। आपसे पूछे क्या पूछे कि यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हिसार आकाशवाणी केंद्र कब बना? 1999 में। और ये पूछ ले कि हरियाणा का सबसे नया आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? हिसार है, जो कब बना था? 1999 के अंदर। ये 1999 वही साल है जब सोनीपत में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना बनी थी। सोनीपत के अंदर जो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है जो 300 मेगावाट से है और अपना जल पश्चिमी यमुना नहर से ग्रहण करती है, वो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कब बनी थी? सोनीपत में 1999। और हिसार आकाशवाणी केंद्र 1999 में। लेकिन हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र पड़ता है और वो दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? हिसार। और हिसार दूरदर्शन केंद्र कब बना था? 1 नवंबर 2002 के अंदर। उस समय तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज हुआ करती थी। कौन? सुषमा स्वराज। कौन? सुषमा स्वराज, जिसका संबंध कहां से है? अंबाला कैंट से है। अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में। हरियाणा जीके जो है वो बहु-जाहिर तरीके से पढ़ाएंगे, कोई पर्सन नहीं छूटेगा आपका। हरियाणा जीके बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगी, बस आप लगातार जुड़े रहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ में शेयर करते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए, दबा के शेयर कीजिएगा, सभी सैटरडे ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।